हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्ड माइन इन क्लिप्स। तो आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर मूवी अन्नामलाई 4 को। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक पंडित जी को दिखाया जाता है और पंडित जी अपनी बेटी के साथ बोट से होते हुए मंदिर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में पंडित जी अपनी बेटी को बताते हैं कि बेटी, गांव में माता की बहुत बड़ी पूजा होने वाली है और हमें भी उसमें जाना है। तब उनकी बेटी भी एक छोटे बच्चे की तरह सवाल पूछती है कि पापा, इतनी बड़ी पूजा क्यों होने वाली है। तब पंडित जी उसे बताते हैं कि काफी सालों पहले एक बाघ नाम का राक्षस धरती पर रहता था और बाघ किसी भी इंसान को मारकर उसके शरीर को अपने काबू में कर लेता था। इसके बाद माता जी ने बाघ को पकड़कर एक कलश में बंद कर दिया था और उस दिन से हर 10 साल पर गांव में माता जी की बड़ी धूमधाम से पूजा की जाती है। अब पंडित जी बोट चला रहे होते हैं कि तभी उनका चाकू पानी के अंदर रखे कलश में फंस जाता है। पंडित जी अपना चाकू निकालकर मंदिर की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर उसी समय पंडित जी देखते हैं कि उनकी बेटी पानी से मछली निकालकर खा रही होती है और साथ ही साथ पंडित जी को अपनी बेटी की लाश पानी में तैरती हुई दिखाई देती है। और ये सब कुछ देखकर पंडित जी समझ जाते हैं कि उनकी बेटी को राक्षस ने मार डाला और उसका रूप ले लिया है। और यहीं पर हमें यह भी पता चलता है कि बाघ को लोटे में कैद करके उस लोटे को पानी के अंदर रखा गया था और जब पंडित जी चाकू चला रहे थे और उनका चाकू कलश में फंस गया था, जिस वजह से बाघ पानी से आजाद हो गया। उसके बाद उसने पंडित जी की बेटी को मारकर उसके शरीर पर काबू कर लिया और अब बाघ पंडित जी पर भी हमला कर देता है। लेकिन तभी पंडित जी अपने मंत्रों की शक्ति से बाघ की शक्तियों को एक लोटे में कैद कर लेते हैं और बाघ से कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी को मार डाला, इसलिए आज से तुम मेरे घर में मेरी बेटी बनकर रहोगे। और जब तक उसकी शक्ति वापस नहीं मिल जाती तब तक उसे पंडित जी की हर बात माननी पड़ेगी। अब यहाँ से हमें सर्वानम नाम के एक लॉयर को दिखाया जाता है और सर्वानम के पास एक लड़का और एक लड़की कोर्ट मैरिज करने के लिए आए होते हैं। पर तभी उस लड़की के पापा वहाँ पर अपने गुंडों के साथ आ जाते हैं और जबरदस्ती अपनी बेटी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। लेकिन उसी समय सर्वानम उस अंकल के सभी गुंडों को बहुत मारता है और गुंडों को मारने के बाद सर्वानम उस लड़की और लड़के की शादी करा देता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर्वानम ने उस कपल के लिए लड़ाई क्यों की। असल में सर्वानम की सेल्वी नाम की एक बहन है और सेल्वी भी एक आदमी से प्यार करती थी, पर सेल्वी के माता पिता इस शादी के लिए राजी नहीं हुए, जिसके बाद सेल्वी ने उस आदमी के साथ भागकर शादी कर ली थी। अब सेल्वी के घर से जाने के बाद सर्वानम काफी दुखी हो गया था और उस दिन के बाद से सर्वानम ने ठान लिया था कि वह हर प्यार करने वाले को एक दूसरे से मिलाकर रहेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। सर्वानम नहीं चाहता है कि जैसे उसकी बहन घर से भागी वैसे ही कोई दूसरा अपने घर से भागे। अब हम सेल्वी के परिवार को देखते हैं, जिसमें सेल्वी, उसका एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटे का नाम सर्वानम ही होता है और वही बेटी का नाम शक्ति होता है। और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि सेल्वी के बेटे को हम जूनियम सर्वानम बोलेंगे। इसके बाद सेल्वी अपने परिवार के साथ बहुत ही हंसी खुशी से रहती थी। अब एक दिन सेल्वी का पति सुबह के समय जॉगिंग कर रहा था और रास्ते में उसे रवि नाम का एक लड़का दिखता है। रवि को वीडियो बनाने का बहुत शौक था, इसलिए रवि हर समय वीडियो बनाता रहता। अब जब सेल्वी का पति जॉगिंग कर रहा होता है तभी उसे अपने सामने एक अजीब सा धुआं आता हुआ दिखाई देता है और जैसे ही सेल्वी का पति धुएं के पास जाता है, इतने में एक हाथ सेल्वी के पति को अपनी तरफ खींच लेता है और इसके तुरंत बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। और सेल्वी के पति को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि बाघ ही होता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि बाघ को तो पंडित जी ने कैद कर लिया था, तो आजाद कैसे हुआ। तो इसका जवाब भी आपको मूवी में आगे मिल जाएगा। अब बाघ सेल्वी के पति का रूप लेकर सेल्वी के पास जाता है और उससे पूछता है कि हमारी बेटी किधर है। सेल्वी भी नॉर्मली कहती है कि शक्ति तो बाहर खेल रही है और उसी समय गांव वाले सेल्वी के पास आते हैं और बताते हैं कि हमें तुम्हारे पति की लाश मिली है। फिर सेल्वी घबरा जाती है और भागते हुए अपने पति के पास पहुंचती है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम रवि को देखते हैं। रवि को कुएं के पास से कुछ आवाजें आती हैं। रवि जैसे ही कुएं के पास जाता है तो देखता है कि उसे वहाँ पर सेल्वी की लाश लटकी हुई दिखाई देती है और सेल्वी को मारने वाला भी बाघ ही होता है। अब यहाँ सर्वानम को दिखाते हैं तो वह अपने घर में बैठा होता है कि तभी कोई सर्वानम के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारी बहन की मौत हो चुकी है। तब ये बात सुनते ही सर्वानम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन सर्वानम को उस आदमी की बातों पर अभी भी विश्वास नहीं होता।
इसके बाद सर्बानम जल्दी से उस आदमी के साथ सेल्वी के घर आ जाता है और वहां पर सर्बानम को पता चलता है कि सेल्वी और उसके पति की सच में मौत हो चुकी है। वो बेचारा अंदर से काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर वो सेल्वी के बच्चों को अपने साथ रखने का फैसला कर लेता है और यहाँ पर कुछ लोग सेल्वी के घर पर आते हैं और घर को बाहर से बंद कर देते हैं। तब सर्बानम उन्हें पूछता है कि आपने घर को बंद क्यों किया। इस पर वो लोग बताते हैं कि हमारे मालिक ने सेल्वी के पति को एक बंगला बनाने के लिए काफी सारे पैसे दिए थे, लेकिन अब ना तो सेल्वी जिंदा है और ना ही उसका पति, इसीलिए हमें इस घर को अपने कब्जे में करना होगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेल्वी का पति एक बिल्डर है। फिर सर्बानम उन लोगों से कहता है कि मुझे तुम्हारे मालिक से मिलना है। इसके बाद सर्बानम उनके मालिक से मिलता है और कहता है कि अपने बंगले को बहुत अच्छे से रेनोवेट करवा दूंगा और काम होने तक मैं अपने परिवार के साथ आपके बंगले में ही रहूंगा। और फिर बंगले का काम होने तक मालिक सर्बानम को बंगले में रहने की परमिशन दे देता है। अब सर्बानम देखता है कि शक्ति बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है, बार बार वो बीमार हो जाती है। तब फिर सर्बानम शक्ति को एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है और ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि उस गांव के मालिक की बेटी माया होती है। माया शक्ति को कुछ दवाई देती है और उसे कुछ समय के लिए आराम करने को कहती है। अब रात के समय दिखाते हैं तो जूनियर सर्बानम उस बंगले में फोन से खेल रहा होता है। तभी उसे किसी की आत्मा दिखाई देती है। आत्मा को देखकर जूनियर सर्बानम ने काफी डर जाता है और चिल्लाने भी लगता है। तब उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर बंगले के नौकर उसके पास भागते हुए आते हैं, लेकिन वो आत्मा तो नौकरों को भी परेशान करने लगती है और सभी अंदर से काफी ज्यादा डर गए थे। अब सर्बानम को अपनी बहन सेल्वी की बहुत याद आ रही होती है और सर्बानम को ये भी पता चल जाता है कि सेल्वी ने आत्महत्या नहीं की, क्योंकि उसने अपने भाई से वादा किया था कि वो जिंदगी में कभी भी आत्महत्या नहीं करेगी। अब रवि सर्बानम से कहता है कि हमें पुलिस स्टेशन जाकर सेल्वी और उसके पति की मौत की रिपोर्ट को दर्ज कराना चाहिए। इसके बाद दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां सर्बानम इंस्पेक्टर से कहता है कि सर, मेरी बहन ने आत्महत्या नहीं की, उसे किसी ने मार डाला है। लेकिन इंस्पेक्टर सर्बानम की बात पर यकीन नहीं करता और उसे कहता है कि पहले ही मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ और कुछ दिनों के बाद गांव में माता जी की पूजा होने वाली है, इसीलिए मुझे पूजा की सिक्योरिटी पर ध्यान देना होगा। और इंस्पेक्टर सर्बानम की इस बात पर इसीलिए भी भरोसा नहीं कर रहा होता क्योंकि सर्बानम के पास हत्या का कोई सबूत नहीं था। अब सर्बानम रवि के साथ घर वापस आ जाता है। तभी रास्ते में रवि सर्बानम से कहता है कि मेरे पास सेल्वी के पति का एक रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है और शायद हमें उससे कुछ हेल्प मिल जाए। फिर रवि सर्बानम को वो रिकॉर्डिंग दिखाता है। अब जैसे ही सर्बानम उस रिकॉर्डिंग को देखता है तभी उसे वीडियो में एक अघोरी दिखाई देता है। सर्बानम को लगता है कि इस मर्डर के पीछे अघोरी का हाथ है। अब हम अघोरी को देखते हैं जो कि बंगले के पास खड़ा होता है। इसके बाद माया जब अपने कमरे में सोने जा रही होती है तभी उसे शक्ति के रूप में एक आत्मा दिखाई देती है। माया जल्दी से भागते हुए शक्ति के पास जाती है, पर तब तक वो आत्मा वहां से गायब हो चुकी थी। और अब हम देखते हैं कि सर्बानम और रवि कार में है कि तभी उनके सामने से कोई चीज गुजरती है और सर्बानम जंगल में उस चीज का पीछा करने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रवि को एक आदमी में सेल्वी की आत्मा दिखाई देती है। रवि भी जल्दी से डर के मारे सारी विंडो बंद कर लेता है, लेकिन सेल्वी की आत्मा कार के अंदर घुस जाती है और रवि को सीधे मार डालती है। इसके बाद सर्बानम जब कार के पास वापस आता है तो उसे वहां पर रवि दिखाई नहीं देता। तभी वह देखता है कि रवि का कैमरा जमीन पर गिरा हुआ है और जब वह कैमरा उठाकर उसकी रिकॉर्डिंग चेक करता है तो कैमरे में उसे वही अघोरी फिर से दिखाई देता है। सर्बानम को लगता है कि उस अघोरी ने ही रवि को मारा होगा। अगले दिन जब वो बंगले में बैठा होता है तभी माया भागते हुए उसके पास आती है। वो सर्बानम से कहती है कि मेरे पापा जबरदस्ती मेरी शादी एक लड़के से करना चाहते हैं और उन्होंने उस लड़के को मुझसे मिलने के लिए भेजा है, इसलिए उस लड़के से बचते हुए मैं तुम्हारी हेल्प चाहती हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। फिर जब वो लड़का माया को देखने आता है तो सर्बानम उसे अपने आदमियों से कहकर उस लड़के को वहां से डराकर भगा देता है। इससे माया की टेंशन दूर हो जाती है। अब सर्बानम और माया उस मंदिर में जाते हैं जहां माता जी की पूजा होने वाली है। वहां सर्बानम देखता है कि एक तरफ माता जी की मूर्ति है और दूसरी तरफ उस बाघ राक्षस की मूर्ति है। अब मंदिर में जैसे ही पंडित जी को देखते हैं तो पंडित जी की नजर मंदिर के ऊपर रखे कलश पर पड़ती है और पता नहीं कलश को देखते ही पंडित जी घबरा जाते हैं और सीधे मंदिर से भागते हुए घर आ जाते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर पंडित जी कलश को देखकर भाग क्यों गए, तो इसका जवाब भी आपको कुछ ही देर में मिल जाएगा। फिर सर्बानम जल्दी से पुलिस को कॉल करके वहां पर बुला लेता है। पुलिस रवि की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। सर्बानम इंस्पेक्टर को बताता है कि रवि की मौत का कारण एक अघोरी है। साथ ही वो अघोरी की रिकॉर्डिंग भी दिखाता है।
अब इंस्पेक्टर भी सर्बानंद की बात पर विश्वास कर लेते हैं। आगे दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सर्बानंद जंगल में उस अघोरी को देखता है। उसको देखते ही दोनों उसका पीछा करने लग जाते हैं और फिर उन्हीं को घर में शक्ति और रवि और इंस्पेक्टर की फोटो दिखाई देती है। सर्बानंद तो समझ जाता है कि अब आगे इंस्पेक्टर और शक्ति की मौत होने वाली है। रात के समय की बात होती है कि घर के नौकर और जूनियर सर्बानंद को फिर से वही आत्मा दिखाई देती है और आत्मा को देखने के बाद सारे नौकर घर से बाहर भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जूनियर सर्बानंद काफी जोरों से चिल्लाता है। तभी सर्बानंद भागते हुए जूनियर सर्बानंद के पास जाता है और उसे शांत करता है। उसके बाद सर्बानंद सेल्वी के परिवार की डायरी को देखता है। उसमें वह शक्ति की डेट ऑफ बर्थ को देखता है जो कि 15 जून है। फिर वो इंस्पेक्टर की डेट ऑफ बर्थ चेक करता है। तब पता चलता है कि रवि, शक्ति और इंस्पेक्टर का बर्थडे सेम है, यानी कि 15 जून है। तब सर्बानंद तो समझ जाता है कि अघोरी उन लोगों को मार रहा है जिनका बर्थडे 15 जून है। आगे वो माया से कहता है कि तुम शक्ति का ध्यान रखो और मैं इंस्पेक्टर को बचाने जा रहा हूँ क्योंकि इंस्पेक्टर की जान खतरे में है। आगे हम देखते हैं तो बंगले के पास वही पंडित जी आते हैं और माया से कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हारे घर में शक्ति नाम की बच्ची काफी ज्यादा बीमार है, मैं उसको पूरी तरह से ठीक कर सकता हूँ। माया पंडित जी को भी शक्ति के पास लेकर जाती है। तभी सेल्वी की आत्मा पंडित जी को घर के बाहर फेंक देती है। अब दूसरी तरफ सर्बानंद देखता है कि अघोरी इंस्पेक्टर पर कुछ काला जादू कर रहा है। वो कैसे भी करके अघोरी को काला जादू करने से रोकता है, लेकिन काफी रोकने के बाद भी आखिर में इंस्पेक्टर की मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस वहां पर आकर उस अघोरी को पकड़ लेती है। अगले दिन की बात है तो सुबह के समय सारे नौकर बंगले में वापस आ जाते हैं, लेकिन अभी भी नौकरों को वह आत्मा परेशान कर रही होती है। इसके बाद सर्बानंद और पुलिस ऑफिसर अघोरी की सारी सच्चाई बताने को कहते हैं। तब अघोरी उन्हें बताता है कि सेल्वी, रवि और इंस्पेक्टर को मारने वाला बाघ है। वह पूछते हैं कि ये बाघ कौन है। इस पर अघोरी उन्हें बताता है कि बाघ एक राक्षस है और बाघ किसी भी इंसान को मारकर उसका रूप ले सकता है। गांव के पंडित जी ने उस बाघ की शक्तियों को एक लोटे में बंद कर लिया था, जिसके बाद पंडित जी ने उस लोटे को मंदिर के ऊपर वाले कलश में रख दिया था। और जब ये बात बाघ को पता चली, वो लोटा मंदिर से ऊपर वाले कलश में बंद करके रखा गया है, तब बाघ ने एक आदमी को पैसे देकर उस कलश को मंदिर से उखड़वा लिया था और उसके बाद इस तरह से बाघ को अपनी शक्तियां वापस मिल गई थी। और जब पंडित जी को मंदिर में कलश दिखाई नहीं देता तो वो समझ गए थे कि बाघ आजाद हो चुका है और इसलिए पंडित जी डर के मारे अपने घर गए थे। पर बाघ ने पंडित जी का भी पीछा करके उनको भी मार दिया और रवि को सेल्वी ने नहीं बल्कि सेल्वी के रूप में उस बाघ ने रवि को मारा था। और साथ ही साथ जो भी बाघ को रोकने की कोशिश करता है, बाघ उसे भी मार डालता है। और इसलिए बाघ ने सेल्वी और उसके पति को मार डाला क्योंकि वह दोनों शक्ति की रक्षा कर रहे थे। फिर अघोरी सबको बताता है कि बाघ उन लोगों को मारता है जिनका डेट ऑफ बर्थ 15 जून होता है, और अगर बाघ ने इस बर्थडे वाले 3 लोगों को मार दिया तो बाघ हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। और अभी तक हमको पता है कि बाघ ने रवि और इंस्पेक्टर को मार डाला, लेकिन शक्ति जिंदा होती है। साथ ही साथ सेल्वी की आत्मा शक्ति की रक्षा कर रही होती है। फिर सर्बानंद पुलिस स्टेशन से अपने घर आता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर कैसे शक्ति को बाघ से बचाया जाए। इसके बाद वो बाघ सीधे पुलिस स्टेशन में अघोरी को मारने आ जाता है, क्योंकि अघोरी भी बाघ को रोकने की कोशिश कर रहा था। अघोरी और बाघ की लड़ाई में अघोरी के हाथ से खून निकलने लगता है। इसके बाद माया अघोरी के हाथ पर दवा लगाने जाती है। अब माया जब बंगले में स्कूटी से वापस आ रही होती है, तभी सेल्वी की आत्मा माया को बंगले के बाहर फेंक देती है। अब ये देखकर सर्बानंद सोचने लगता है कि आखिर सेल्वी की आत्मा ने माया को बंगले से बाहर क्यों फेंका। तब सर्बानंद देखता है कि माया के पास एक रुमाल है और उस रुमाल पे किसी का खून लगा हुआ है, और इस रुमाल को माया बंगले में इसलिए नहीं आने दे रही है क्योंकि इस रुमाल पर बाघ का खून लगा हुआ था। सर्बानंद माया से पूछता है कि इस रुमाल पर किसका खून लगा हुआ है। तब माया उसे बताती है कि अभी तो वो अघोरी के हाथ का इलाज करके आ रही है और शायद उसी के हाथ का खून लगा होगा रुमाल पर। अब सर्बानंद जल्दी से अघोरी को ढूंढने जाता है क्योंकि वो समझ चुका था कि अघोरी के अंदर बाघ की आत्मा आ चुकी है। सर्बानंद गांव के आदमी से अघोरी के बारे में पूछता है, लेकिन वहां आदमी सर्बानंद को कुछ भी बताने से मना कर देता है और अपने आदमियों से कहकर सर्बानंद को वहां से भगाने लग जाता है। लेकिन सर्बानंद तो उस आदमी को इतना मारता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे बाघ और अघोरी के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तब वो आदमी बताता है कि अघोरी के अंदर बाघ की आत्मा है और वो बाघ तुम्हारी बहन के शरीर को हमेशा के लिए दुनिया से मिटाने जा रहा है, क्योंकि तुम्हारी बहन शक्ति की हिफाजत कर रही है और इसलिए बाघ अभी तक शक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा।
तब सर्वानंद जल्दी से सेल्वी की कब्र के पास जाता है और तब तक हम देखते हैं कि बाघ ने काला जादू करके सेल्वी की आत्मा को अपने पास बुला लिया है। इसके बाद बाघ और सेल्वी के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में बाघ सेल्वी की आत्मा को उसके शरीर में डाल देता है और सेल्वी के शरीर को जला भी देता है, जिस वजह से उसकी आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। और यहाँ जैसे ही सर्वानंद सेल्वी की कब्र के पास पहुँचता है तो सेल्वी का शरीर पूरी तरह से जल चुका था। अभी उसे सेल्वी दिखाई भी देने लगती है और सेल्वी उससे कहती है कि तुम कैसे भी करके शक्ति को उस बाघ से बचा लो। सर्वानंद सीधे माया को फोन लगाकर कहता है कि तुम शक्ति को लेकर मंदिर में चले जाओ और मैं मंदिर में आ रहा हूँ। माया भी शक्ति को लेकर मंदिर में चली जाती है और दूसरी तरफ जब बाघ बंगले में पहुँचता है तब उसे बंगले में काफी ढूंढने के बाद भी शक्ति नहीं मिलती और फिर बाघ बंगले के एक नौकर से शक्ति के बारे में पूछता है तो वो नौकर उसे बता देता है कि शक्ति मंदिर गई है। बाघ भी जल्दी से मंदिर में आ जाता है और देखता है कि शक्ति माया के साथ है। अब बाघ जैसे ही शक्ति को मारने जा रहा होता है तभी वहां पर सर्वानंद आ जाता है और शक्ति को लेकर तुरंत भागने लगता है। वो सीधे शक्ति को लेकर उस राक्षस की मूर्ति में घुस जाता है और बाघ भी उस मूर्ति के अंदर चला जाता है। यहाँ बाघ और उसके बीच में काफी खतरनाक फाइट होती है और साथ ही साथ माता जी की पूजा भी शुरू हो गई थी। अब बाघ शक्ति को मारने वाला होता है कि उससे पहले सर्वानंद शक्ति को लेकर मूर्ति के बाहर कूद जाता है और तभी माता जी की पूजा खत्म हो जाती है। फिर जब बाघ मूर्ति से कूदने वाला होता है तभी माता की शक्ति उस बाघ को वहां मूर्ति में कैद कर देती है और हम माता जी को देखते हैं जो कि अपना त्रिशूल लेकर उस राक्षस की मूर्ति की तरफ बढ़ रही है। इसके साथ माता जी उस त्रिशूल से बाघ के साथ उस राक्षस की मूर्ति का भी अंत कर देती है और आखिर में इस तरह से सर्वानंद ने शक्ति को बाघ से बचा लिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।